ऑफ कोर्स, क्योंकि ये नए रेशियोज की हेल्प से निकल के आया है, एक पार्ट की वैल्यू 5, तो ये नए रेशियो का बेस है। जिस रेशियो का बेस होगा उसी में मल्टीप्लाई करोगे, रादर देन मल्टीप्लाइंग इट इन द प्रीवियस रेशियो। इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक ही नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करिए, ये भी सिमिलर लाइंस पे ही है, सिमिलर कॉन्सेप्ट ही लगा है, ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:11, on increasing both the numbers by 3 their ratio becomes 5:6, find the numbers। सिंपल वही चीज, आपको नंबर दिए हुए थे ए और बी मान लेते हैं, उनका रेशियो कितना दिया हुआ है 9:11, 9:11। आपने क्या किया, ऐड किया, कितना ऐड किया 3 ऐड करने पे जो रेशियो नया बन के आ गया वो कितना आ गया 5:6 का। भाई दो नंबर्स में दोनों में आपने सेम वैल्यू ऐड करी है तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हुआ होगा, डिफरेंस एज इट इज रहा होगा। तो 9 और 11 इसका डिफरेंस कितना है 2 का, 5 और 6 इसका डिफरेंस कितना 1 का। डिफरेंस एक्चुअली में सेम होना चाहिए लेकिन रेशियो वाइज सेम नहीं है। दो रेशियोज का बेस सेम करने के लिए वो वैल्यू जो एक्चुअली में सेम हो उसे रेशियो वाइज भी सेम करना पड़ता है। तो यहां पे डिफरेंस इनका सेम होना चाहिए, रेशियो वाइज सेम नहीं है। कर लेते हैं अगेन, 2 और 1 ये सेम होना चाहिए, 2 और 1 का एलसीएम 2, ऊपर 2 ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, नीचे 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। नए रेशियोज क्या बन के आ जाएंगे आपके 9:11 एंड 10:12। पहले 9 पैकेट थे ए के पास, बी के पास थे 11 पैकेट। ए के 3 चॉकलेट अपन ने और दे दी तो ए के पैकेट कितने हो गए 9 से बढ़ के 10 हो गए, बढ़ा कितना 1। बी को हमने 3 चॉकलेट्स और दे दी तो पैकेट 11 से बढ़ के 12 हो गए, पैकेट कितने बढ़े 1। एक पैकेट में असल में चॉकलेट्स कितनी थी 3, एक पैकेट में यदि 3 चॉकलेट्स थी तो 9 पैकेट्स में कितनी होनी चाहिए 27, और 11 पैकेट्स में कितनी होनी चाहिए 33। ये आपके ओरिजिनल नंबर्स आ गए 27, 33। क्लियर है? अब इसमें कुछ वेरिएशन देखते हैं। ये तो उस केस में हो गया जब हम दोनों नंबर्स में सेम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। व्हाट अबाउट कभी कुछ डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल ये टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ द नंबर्स, यानी यहां पे हम लोग ऐड करने की जगह क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में से कर रहे हैं कि एक में से कर रहे हैं? बोथ द नंबर्स, दोनों में से कर रहे हैं, और रेशियो बन रहा है कितना 3:5। तो जैसा कि अपन ने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि कोई दो नंबर हमने ले लिए थे 50 और 60, इन दोनों में हमने ऐड किया था 10-10, तो नए नंबर निकल के आ गए थे 60 और 70। हमने ओरिजिनल नंबर्स और न्यू नंबर्स में एक रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करी कि भैया इनमें आखिर ऐसा क्या है जो कि कांस्टेंट है या जो कि चेंज नहीं हो रहा है। तो हमने देखा इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। किस केस में? जब हम लोग प्लस कर रहे थे। अब की बार हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो इसी एग्जाम्पल में माइनस करके देख लेते हैं भैया। 50 और 60 दो नंबर है, इसमें से भी 10 माइनस किया और इसमें से भी 10 माइनस किया। 50 में से 10 माइनस किया 40, 60 में से 10 माइनस किया 50। क्या फर्स्ट नंबर चेंज नहीं हुआ? हुआ है। क्या सेकंड नंबर चेंज नहीं हुआ? हुआ है। अगर इनका सम करें तो 50 और 60 इसका सम कितना 110, 40 और 50 इसका सम कितना 90। क्या सम चेंज नहीं हुआ? सम भी चेंज हुआ है। क्या चीज है जो कि चेंज नहीं हुई है? तो वो अगेन इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। 50 और 60 इसका डिफरेंस कितना 10, 40 और 50 इसके बीच का डिफरेंस कितना 10। तो आप भले दो नंबर्स में एक वैल्यू को ऐड करें या भले दो नंबर्स में से एक ही वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें, उनके बीच का डिफरेंस एकमात्र ऐसी चीज है जो कि चेंज नहीं होता है। शर्त सिर्फ यह है कि जिस नंबर को प्लस कर रहे हो दोनों में वही नंबर प्लस होगा, या फिर जिस नंबर को माइनस कर रहे हो दोनों में से वही नंबर माइनस होगा। सो रेशियो क्या दिया गया है 2:3। बाद वाला रेशियो कितना दिया गया है 3:5। हमें पता है एक नॉर्मल मैथमेटिकल एग्जाम्पल से हमने एक एनालॉजी निकाली है। वो एनालॉजी क्या कहती है कि भैया डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू को हमने माइनस किया है। मेरे पास 10 चॉकलेट्स थी, मेरे दोस्त के पास 12 चॉकलेट्स थी, उसके पास मुझसे 2 चॉकलेट ज्यादा है। अगर मैं
4 चॉकलेट्स ले लेता हूं और मेरा दोस्त भी 4 चॉकलेट लेता है, तो हम दोनों के पास अभी भी 2 चॉकलेट का फर्क रहेगा, क्योंकि जो 2 चॉकलेट उसके पास पहले ज्यादा थी वो 2 चॉकलेट उसके पास अभी भी ज्यादा रहेंगी। यही बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा देखिएगा, अगर एक ही नंबर है जो कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो 2 और 3 इसके बीच का डिफरेंस 1, 3 और 5 इसके बीच का डिफरेंस 2। क्या डिफरेंस सेम है? नहीं है। सेम करें, कैसे करें? 1 और 2 को बराबर करना है। किसके बराबर कर दें? एलसीएम के बराबर। 1 और 2 का एलसीएम इज 2। ऊपर 2 करना है तो मल्टीप्लाई कर दे किससे? 2 से। नीचे 2 करना है, ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई कर दें 1 से। नया रेशियो क्या बन के आएगा? 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 3 6, 1 टाइम्स 3 3, 1 टाइम्स 5 5। इसका मतलब पहले ए के पास 4 पैकेट चॉकलेट थी, बी के पास 6 पैकेट चॉकलेट थी। अब ए के पास 3 पैकेट चॉकलेट बची और बी के पास 5 पैकेट चॉकलेट बची। दोनों की चॉकलेट कम कितनी हुई है? 1 पैकेट इसका भी कम हुआ है, 1 पैकेट इसका भी कम हुआ है। जाहिर सी बात है, जब बराबर चॉकलेट ले रहे हैं दोनों से तो पैकेट भी तो बराबर ही बाहर जाएंगे। और एक पैकेट में कितनी चॉकलेट बाहर चली गई? 10। अगर एक पैकेट में 10 चॉकलेट, अगेन एक पैकेट के अंदर की वैल्यू क्या हो गई? बेस। बेस से जैसे ही आप रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे आपका ओरिजिनल नंबर निकल के आ जाएगा। 10 टाइम्स 4 इज 40, 10 टाइम्स 6 इज 60। तो ओरिजिनली ए और बी के पास 40 और 60 चॉकलेट्स रही होंगी। आप लोग इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो। अगर डाउट आ रहा हो तो फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके आप फिर से देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब कुछ लोगों को एक डाउट ये आ सकता है कि सर इतनी सारी स्टेप्स करनी पड़ रही हैं, मेहनत तो उतनी ही लग रही है, क्या ही फायदा हो रहा है? देखिए, आपको अभी इसलिए लग रहा है कि इतनी सारी स्टेप्स करनी पड़ रही है क्योंकि मैं इतनी स्टेप्स के साथ आपको बता रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। यूजुअली जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो ये स्टेप्स आधी से ज़्यादा तो दिमाग में हो जाती है। आपको सिर्फ ये 1 टाइम्स किया, यहाँ पे जितना भी डिफरेंस आ रहा हो, ये डिफरेंस एक्चुअल कितने के बराबर है? एक पैकेट की वैल्यू, एंड उसको मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि आप पेन और पेपर पे करते हो। मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आपके दिमाग में ऑलरेडी हो चुके होते हैं। ये वाले एग्जाम्पल्स तो वो हो गए जहां पे दोनों में से सेम वैल्यू ऐड हो रही थी या दोनों में सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही थी। व्हाट इफ कुछ और नया केस हो? आइए नया केस देखते हैं। नया केस है, 2 numbers are in the ratio of 3:5. On adding 5 to the first and subtracting 5 from the second number, their ratio becomes 7:9. Find the new numbers. देखिए, अभी तक जो केसेस हमने पढ़े थे उन केसेस में हम सेम वैल्यू को, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है। डिफरेंस क्या है कि अभी तक या तो हम सेम वैल्यू को दोनों में प्लस कर रहे थे या फिर दोनों में सेम वैल्यू को माइनस कर रहे थे। यहां पे क्या डिफरेंस है? यहां पे डिफरेंस सिर्फ यह है कि 5 को एक में प्लस कर रहे हो और दूसरे में से 5 घटा रहे हो। यहां पे आपने केस चेंज कर दिया। तो अब क्या ऐसी चीज है भैया जो कांस्टेंट रहेगी? अब क्या हो सकता है? अगेन हम लोग कोई भी ऐसी जनरलाइज, कोई भी ऐसा नया कॉन्सेप्ट समझना हो तो जनरल नंबर्स को लेकर के बात करेंगे। हम मान लेते हैं कोई नंबर है 30, कोई नंबर है 40, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, ठीक है। आपको बोला एक नंबर में 5 प्लस किया, हम लोग 10 मान लेते, चलो 30 में 10 प्लस किया कितना हो जाता है? 40। और दूसरे नंबर में उतना ही आपने क्या किया? माइनस किया। 40 में से 10 माइनस कर दिया, कितना हो गया? 30। दो रेशियोज को कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट कंपेयर करने के लिए जरूरी कंडीशन होगी दोनों रेशियोज का बेस होना चाहिए सेम। बेस सेम करने का तरीका सिंपल है, जो वैल्यू असली नंबर में होल्ड करती हो उसे रेशियो वाइज भी होल्ड करा दो, बेस अपने आप सेम हो जाएगा। यहां पे असली नंबर में पहले 30 था, अभी कितना हो गया? 40। क्या असली नंबर एज इट इज है जैसा पहले था? अभी यहां पे डिफरेंस का तुम लोगों को 10-10 का आएगा, तो अपन यहां पे मिसाल के तौर पे 10 नहीं लेकर के हम नंबर ले लेते हैं 40 और 30। 40 में 10 प्लस किया 50 और 30 में से 10 माइनस किया 20। अब ठीक रहेगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं बता रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो पहला नंबर क्या था? 40। 40 में 10 ऐड किया कितना हो गया? 50। क्या नंबर कांस्टेंट रहा? नहीं, बदल गया। दूसरा नंबर कितना था? 30।
इसमें से 10 माइनस किया, कितना हो गया 20। क्या डिफरेंस कांस्टेंट रहा? बदल गया, डिफरेंस बदल गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, 40 और 30, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 10। 50 और 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 30। सर अब तो डिफरेंस भी सेम नहीं है, किस चीज को सेम बनाए? इन दोनों का सम करके देख लें। 40 और 30, इसका सम कितना होता है? 70। 50 और 20, इन दोनों का सम कितना होता है? 70। यानी क्या एक ऐसी चीज है जो कि चेंज नहीं हुई? इन दोनों का सम। तो एक्चुअल क्वेश्चन में भी आप दोनों का सम सेम कर दो, ऑटोमेटिकली रेशियो का बेस कैसा हो जाएगा? सेम। देखिए नंबर क्या थे? 3:5। पहले नंबर में 5 को बढ़ाया गया, दूसरे नंबर में से 5 को घटाया गया, नया रेशियो क्या आ गया? 7:9। एनालॉजी हमने क्या निकाली थी कि अगर एक नंबर में कोई वैल्यू बढ़ा रहे हो, उतनी ही वैल्यू दूसरे नंबर में से घटा रहे हो, तो दोनों का टोटल चेंज नहीं होता है, तो रेशियो वाइज भी टोटल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर है, इसका सीधा सीधा मतलब दोनों रेशियो का बेस सेम नहीं है। बेस सेम करना है तो टोटल को सेम बना दो। 3 और 5, इसका टोटल कितना हो गया? 8। 7 और 9, इसका टोटल कितना हो गया? 16। क्या 8 और 16 बराबर है? नहीं भाई, 8 और 16 बराबर नहीं है, तो बराबर बना देते हैं। कैसे बनाना है? सिंपल, अभी तो पढ़ा था, दो नंबर्स को बराबर बनाना है, एलसीएम के बराबर बना दो। 8 और 16 का एलसीएम, अच्छा कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको एलसीएम नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एलसीएम यानी एक ऐसी संख्या जो इसके टेबल में भी आ जाए और इसके टेबल में भी आ जाए। जितने भी नंबर्स का आप एलसीएम ले रहे हो, उसका मतलब यही होता है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या जो उन सारे नंबर्स के टेबल में आ जाए। अभी 8 का टेबल अगर हम पढ़ने लगे तो 8 टाइम्स 1 इज 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 8 दो बार में 16 दे देता है, और 16 के टेबल में 16 कितनी बार में आ जाता है? एक बार में। तो सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहा है वो क्या है? 16। 8 के टेबल में भी आ रहा है और 16 के टेबल में भी आ रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया 16। 8 को अगर 16 बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 2 से, और अगर 16 को 16 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से। अब क्योंकि 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इस पार्ट में, तो रेशियो के इन पार्ट्स में भी हो गई से। 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 5 10, 1 टाइम्स 7 7, 1 टाइम 9 9। सम करके देख लो, 10 + 6 16, 7 + 9 16। रेशियो का बेस चेंज भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी 6:10, 3:5 के ही बराबर है। जस्ट इस रेशियो का हमने स्केल अप किया है ताकि दो रेशियोज का बेस कैसा हो सके? सेम। अब यहां पे हम देखें कि 6 पैकेट थे, बढ़ के कितने हो गए? 7 पैकेट। बढ़ा कितना पैकेट? 1। 10 पैकेट थे, घट के कितने हो गए? 9। घटा कितना पैकेट? 1। 1 पैकेट कम हो रहा है। जाहिर बात है, जितना एक तरफ बढ़ाया है उतना ही दूसरी तरफ कम होना चाहिए, तो पैकेट वाइज, रेशियो वाइज भी जितना एक तरफ बढ़ेगा उतना ही दूसरी तरफ कम हो जाएगा। अब एक पैकेट के अंदर हमारी चॉकलेट्स कितनी थी? 5। बोल रहा ना कि 5 को बढ़ाया है, तो एक पैकेट के अंदर यदि 5 है तो 6 पैकेट के अंदर कितना होना चाहिए? 30। और 10 पैकेट के अंदर कितना होना चाहिए? 50। यानी आपके एक्चुअल नंबर्स क्या निकल के आ गए? 30 और 50। क्लियर है? यहां पे एक सवाल छोटा सा मैं ही पूछता हूं आप लोगों से कि सर ये तो वो क्वेश्चंस हो गए जहां पे स्टैंडर्ड नंबर आप देके रखे हो कि बढ़ रहा है दोनों में, या दोनों में घट रहा है, या एक में जितना बढ़ा उतना ही दूसरे में घटा। व्हाट अबाउट कि इधर 5 बढ़ रहा है, इधर कुछ और ही रैंडम सा बढ़ रहा है या घट रहा है? देखिए हो सकता है, होने को बिल्कुल हो सकता है, लेकिन किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले उस एग्जाम में एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझना है। बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, एग्जामिनर को कैलकुलेटर्स नहीं चाहिए, उसे लोग चाहिए, इंसान चाहिए जो दिमाग चला सकते हैं, है ना, जो एनालिटिकली सोच सकता है। तो इसी वजह से वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं देता जहां पे आपको ऊट पटांग से कैलकुलेशन करनी पड़े, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े और फिर जाकर के आंसर पे जाना पड़े। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बट दोस क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड टू बी ट्रैप क्वेश्चंस। वो फंसने वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हें हमें स्किप करना होता है। वो हम लोग लेटर पार्ट में समझेंगे कि स्किप कब करना है, कब नहीं करना है, वो बहुत बात की चीज़ है। लेकिन एक चीज़ आप ये समझ के चलिए कि एग्जामिनर को चाहिए कि आप अपनी थिंकिंग को कितना ज़्यादा एनालिटिकल और कितना ज़्यादा
शार्प और छोटा प्रिसाइज कर सकते हो, कितना आप क्विकली चीजों को सोच सकते हो और कितना उसको कंसाइज वे में सिंप्लीफाइड या वर्ड्स जनरलाइज करके आंसर पे जा सकते हो, रादर देन पूरा इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकते हो। तो इस थॉट को मद्देनजर रखते हुए वो कभी भी, ऑल्दो हो सकता है इतना आसान क्वेश्चन ना है, आई एग्री, इतना आसान क्वेश्चन वेरी पॉसिबल कि ना है, लेकिन उसके बावजूद वो जो भी क्वेश्चंस आपको देगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बेस सेम कर ही रहे होंगे। जहां तक कि ये सवाल होना चाहिए कि यहाँ पे 5 बढ़ाया, यहाँ पे मान लो 5 नहीं घटा करके 7 घटा रहा होता, माइनस कर रहा होता 7, तो इसको कैसे सॉल्व करते? तो इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करते जिस तरीके से हम लोग स्कूल में सॉल्व किया करते थे, यानी वेरिएबल लेकर के एक्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो की। अभी तक हमने देखा रेशो होता क्या है। रेशो क्या होता है? रेशो इज अ टूल जो कि आपकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता है। कैसे? नंबर्स को छोटा बना के। नंबर्स छोटे कैसे बनते हैं? नंबर्स छोटे बनते हैं बड़े से कोई भी 2 3 जितने भी नंबर्स हैं उन सबको उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, रेशो में आ जाएगा। वो जो नंबर्स रहेंगे वही आपकी सारी कैलकुलेशन करवाएंगे। लास्ट में आप जो भी उस रेशो का बेस होगा उस बेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। कोई भी दो रेशियोज को ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर करने के लिए उनका बेस सेम होना बहुत जरूरी है। बेस सेम कैसे किया जाए? बेस सेम करने के तरीके कई सारे हैं, अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं बताए हैं आपको क्योंकि वो आगे चल के आएंगे, बट एक प्रो टिप जो हर जगह चलेगी, प्रो टिप यानी एक छोटी सी टेक्निक जो मैंने सीखी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो यही है कि एक्चुअल फिगर्स में, एक्चुअल नंबर्स में आपको खुद से दिमाग लगा के ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप क्या होल्ड हो रहा है। वो रिलेशनशिप अगर आप रेशियोज में भी होल्ड कर देंगे तो बेस डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सेम हो जाएगा। अब रेशियोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और फिर रेशियो को यूज कैसे करना है उन एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। तो यदि एक प्रॉपर्टी दी हुई है, रेशियो की एक प्रॉपर्टी है, यदि आपको रेशियो इस तरीके से दिया हुआ है a:b इज इक्वल्स टू 1/2 इज टू 2/3, आपसे पूछा जाए a:b फाइंड करिए, a:b तो दिया हुआ है तो फिर फाइंड क्या करना है? भाई a:b आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो a:b ही फाइंड करना है, मैं यही का यही क्यों ना लिख दूं? सिंपल सी बात है, यही का यही लिख दो। बट ऐसा नहीं होता, कारण रेशो को हम यूज क्यों कर रहे हैं? रेशो को यूज कर रहे हैं हमारी सहूलियत के लिए, हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तुम में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको 1/2 का टेबल शायद आता होगा। 1/2 का टेबल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आधे का टेबल पढ़ना है, आधा एकम आधा, आधा दुनी 1, आधा तिया 1.5, आधा चौक 2, आधे का टेबल तो सिंपल है। 2/3 का टेबल पढ़ सकते हो, आता है। जिस नंबर का आपको टेबल नहीं आता उस पर कैलकुलेशन करना आसान है क्या? जाहिर सी बात है नहीं है। तो a:b निकालने का मतलब सिंपल सा यही समझ में आ रहा है कि ये जो फॉर्मेट आपको रेशियो का दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। रेशियो हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, यानी पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, ना डेसिमल के फॉर्म में होना चाहिए ना फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। सो a:b दिया हुआ है आपको 1/2 इज टू 2/3, तो a:b स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फाइंड आउट करें, तरीका सिंपल है। जब तक दो नंबर्स दिए हैं कुछ मत सोचो, एक के डिनोमिनेटर से पहले वाले के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो और पहले वाले के डिनोमिनेटर से दूसरे वाले के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। 3 times 1 is 3, 2 times 2 is 4, a:b निकल के आ गया 3:4 स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, अब यहीं पे मान लो अगर आपको 3 नंबर दे दिए a:b:c, जहां पे a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 2/3 और c की वैल्यू 3/4 दे दी। अब पूछा कि a:b:c निकालिए, a:b:c इसको फाइंड आउट करिए। जब तक 2 नंबर थे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। जब यहां पे 3 नंबर्स आ गए, a:b:c, 1/2 is to 2/3 is to 3/4। अब ये 3 नंबर्स आ गए, आपसे a:b:c का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पूछा है,
यहां पे वो चीज करी जा सकती है जो आप लोग सोच रहे होगे कि इसके न्यूमरेटर से इसको भी मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 से इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर लो और इस 4 को भी मल्टीप्लाई कर लो, और इस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर लो और इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो। कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन कई बार ऐसे में कुछ नंबर्स ना कॉमन निकल के आ जाते हैं और फिर आपको उनको जाकर के फिर कैंसिल करना पड़ता है ताकि छोटे से छोटा आप बना सको। तो इस चीज को अवॉइड करने से बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप इन तीनों का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का। इन तीनों के जो डिनोमिनेटर है उन तीनों का ले लो एलसीएम। 2, 3 और 4 एलसीएम वो संख्या जो तीनों के टेबल में आती हो, लेकिन सबसे छोटी संख्या ऐसी होनी चाहिए। तो 2, 3 और 4 इन तीनों के टेबल में सबसे छोटी ऐसी संख्या आती है 12। 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के में भी आता है और 4 के में भी आता है। तो इस पूरे के पूरे रेशो को आप मल्टीप्लाई कर दो 12 से। 12 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू 1/2 6, 12 इंटू 2/3, 3 से काटा 12 को 4 टाइम्स, 4 2s 8, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, 3 टाइम्स 3 इज 9। A:B:C इन तीनों का रेशियो क्या निकल के आ गया? 6:8:9। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। आगे देखें अगला। यदि कभी किसी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 2 टाइम्स ऑफ A बराबर है 3 टाइम्स ऑफ B के, आपको A और B का रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप? 2 टाइम्स A इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स B। रेशियो होता क्या है? A:B, यानी A अपॉन में क्या होना चाहिए? B। यही होना चाहिए, रेशियो यही तो होता है। तो A यहाँ पे है, B को लाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को उठा करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 न्यूमरेटर में अपॉन 2, A अपॉन B इज इक्वल्स टू 3/2, यानी A:B इज इक्वल्स टू 3:2। दूसरा सिंपल तरीका, मान लीजिए आपको इसकी जगह पे दिया होता 5A इज इक्वल्स टू 7B, आपसे A:B पूछा है, तो सिंपली A की वैल्यू सामने वाले का कोएफिशिएंट और B की वैल्यू सामने वाले का कोएफिशिएंट। तो A की वैल्यू हो गई 7 और B की वैल्यू हो गई 5। ये प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज को आपको समझना इसलिए जरूरी है कि इन प्रॉपर्टीज के ऊपर तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, बट इन प्रॉपर्टीज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट डिफिकल्ट क्वेश्चंस या डिटेल्ड क्वेश्चंस जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछे जाते हैं, तो वहां पे उस इंफॉर्मेशन को हमारे रेशियो के स्टैंडर्ड फॉर्मेट तक लाने के लिए ये प्रॉपर्टीज ही होती हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। सो इन प्रॉपर्टीज को आपको समझना तो पड़ेगा ही। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वही चीज है, 3 नंबर दे दिए हैं, 2A इज इक्वल्स टू 3B इज इक्वल्स टू 4C। जब 3 नंबर्स आपको ऐसे इक्वल्स के फॉर्म में दिए हों और ABC का रेशियो पूछो, तो फिर से एक एलसीएम निकाल लो। 2, 3 और 4, इसका एलसीएम कितना होता है? 12। पहले हम लोग एलसीएम से मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे हमें एलसीएम के बराबर पुट करना पड़ेगा, यहां पे हमें इन सबको बराबर करना पड़ेगा एलसीएम। तो 2A की वैल्यू हो गई 12, इसका मतलब A की वैल्यू कितनी? ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल्स टू 12, तो A की वैल्यू 6। 3 टाइम्स ऑफ B, इसकी वैल्यू 12, इसका मतलब B की वैल्यू कितनी? 4। 4C, इसकी वैल्यू 12, इसका मतलब C की वैल्यू कितनी? 3। तो A और B और C, इसका रेशियो क्या निकल के आ गया? 6:4:3। क्लियर है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, यहां पे हमें दिया है कि A/2 इज इक्वल्स टू B/3, देन A/A इज टू B इज इक्वल्स टू, यानी A अपॉन में 2 बराबर दिया हुआ है B अपॉन में 3 के। आपसे पूछा गया है A:B, इसका रेशियो बताइए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से साफ दिख रहा है, B इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा 2:3, पर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। अगर इसका जेनरिक तरीका समझना है
तो व्हेन फ्रैक्शन फॉर्म में आपको ऐसे दिया हुआ हो और बीच में इज इक्वल्स टू का साइन हो, तो जिसके अपॉन में जो है वही उसकी वैल्यू हो जाती है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकेंगे। a/2 इज इक्वल्स टू b/3 इज इक्वल्स टू c/4। a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/4 के। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब होता है a/b/c इज इक्वल्स टू a के नीचे कितना है 2, तो a की वैल्यू 2, b के नीचे कितना है 3, तो b की वैल्यू 3, c के नीचे कितना है 4, तो c की वैल्यू 4। एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्यों, वाई, ऐसा क्यों? नहीं अच्छा लग रहा? नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है भैया, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो। a/2 इज इक्वल्स टू b/3 इज इक्वल्स टू c/4 इज इक्वल टू, मैं ना मान लेते हैं इन सब की वैल्यू बराबर होगी किसी एक नंबर k के। मान ले, अज्यूम कर ले, मैथ्स में अज्यूम करके तो काम चलता था स्कूल में, अभी भी अज्यूम कर लेते हैं कि a/2 की वैल्यू बराबर है b/3 की वैल्यू के, इसकी वैल्यू बराबर है c/4 के, इसको हम लोग मान लेते हैं k के बराबर होगा। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? a की वैल्यू निकल के आ रही है 2k। b की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? b की वैल्यू निकल के आ रही है 3k। c की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? c की वैल्यू निकल के आ रही है 4k। अगर इसका रेशो निकालें तो रेशो क्या आ जाएगा? 2k/2, 3k/2, 4k। और रेशो के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने पढ़ा है वो नंबर जो सब में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो उसको कैंसिल करना होता है, उससे डिवाइड करना होता है। तो इन सब में कॉमन क्या है? k, सबसे बड़ा कॉमन नंबर k ही दिख रहा है, तो k यहां भी कैंसिल, k यहां भी कैंसिल, k यहां भी कैंसिल। इफेक्टिवली रेशो क्या निकल के आ गया? 2:3:4। डायरेक्ट लिख लिया 2:3:4। ये उन लोगों के लिए है जिनको कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, उन लोगों के लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया है। एंड आई बिलीव कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में एप्टीट्यूड के एग्जाम में कोई भी अगर आपको क्लेम कर रहा है कि मैं आपको ये पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं, तो वो फेक है। क्योंकि किसी चीज की ट्रिक नहीं होती, सबके पीछे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एक जेनरिक ट्रिक आप खुद बना सकते हैं। और एक एक ट्रिक, जो बारीक ट्रिक्स हैं जो कि क्वेश्चंस में आपको पता चलती होंगी, वो ट्रिक किसी काम नहीं आती, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट क्वेश्चन। सो दिस वाज द लॉजिक। आगे चलें। मर्जिंग ऑफ रेशियोज, मर्जिंग ऑफ रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज कंपाउंडिंग के क्वेश्चन जहां तक कंसिडर्ड किए जाते हैं, वहां पे रेशियोज को मर्ज करना आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल हम लोग सीखते हैं कि रेशियोज को मर्ज करते कैसे हैं।